हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में बताया था, जिसमें लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉइसंस रेशियो क्या होता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। ऑलमोस्ट आपके मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं पॉइसंस रेशियो से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका बड़ा ही क्लियर होना चाहिए और पूरा का पूरा जो है डेटा बेस्ड रहता है और कुछ थ्योरी पर बेस्ड रहता है। तो अच्छे से इसको सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। आपको याद होगा कि किसी भी प्रिज्मेटिक बार पर जब हम लोग डायरेक्ट लोड लगाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, उस प्रिज्मेटिक बार में एक ही साथ दो डायरेक्शन में चेंजिंग होता है। एक तो जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्शन में, और दूसरा फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स के डायरेक्शन के डायमेंशन को लीनियर कहते हैं और फोर्स के परपेंडिकुलर डायमेंशन को लैटरल कहते हैं। तो फिगर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, एक प्रिज्मेटिक बार ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर रॉड है, ठीक है, और ये सर्कुलर रॉड जो है वह प्रिज्मेटिक है। क्यों? बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन जो है थ्रू आउट क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है। ये एक सॉलिड प्रिज्मेटिक सर्कुलर रॉड ले लिया। अब ध्यान देंगे, ये इसका लेंथ अभी L है और ये डायमीटर जो है ये D है। अब हम करते क्या है, इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। जैसे फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये फिगर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, ओके, ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं या डायरेक्ट लोड इस पर लगा रहे हैं। इस लोड के कारण, ध्यान देंगे, इस लोड के कारण इसके डायमेंशन में चेंजिंग आएगा। कौन से डायमेंशन में? तो लीनियर डायमेंशन में और लैटरल डायमेंशन में। किस तरह से चेंजिंग आ रहा है, तो ये देखिए, आप यहां देख रहे होंगे कि जब इसको पकड़ के हम खींचेंगे तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन का मतलब होता है कि लेंथ इसका जो है वह इंक्रीज कर रहा है। अब ये फोर्स जरूरी नहीं है कि टेंसाइल हो, ये कॉम्प्रेसिव भी फोर्स लग सकता है, ठीक है, पर याद रखना है डायरेक्ट लोड लगना चाहिए। तो अगर हम ऐसा फोर्स लगाएंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि इसका जो लेंथ है ये बढ़ के हो गया L प्लस डेल्टा L, ठीक है। हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि जिधर हम फोर्स लगाते हैं उसके पैरेलल डायमेंशन को लीनियर कहते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन को लैटरल कहते हैं। ये याद रखना है हमेशा कि फोर्स के दिशा में जो डायमेंशन आएगा उसको लीनियर कहेंगे, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायमेंशन में या फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन आएगा उसको हम लोग लैटरल कहेंगे। तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। कब? जब टेंसाइल फोर्स है तब। पर अगर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते, ध्यान देंगे, अगर हम कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते, कोई फोर्स अंदर की ओर लगता, तो आप नोटिस करते कि इसके लेंथ में ये देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ छोटा हो रहा है। क्लियर? तो क्या बता रहा है कि जब आप किसी प्रिज्मेटिक बार पर कोई एक्सियल फोर्स लगाते हैं, डायरेक्ट लोड लगाते हैं, तो उसी समय उसके लीनियर डायमेंशन में और लैटरल डायमेंशन में दोनों में एक साथ चेंजिंग आता है। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई एक नेगेटिव हो रहा है तो दूसरा फिर पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये फोर्स लगा रहे हैं तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है, और इसका जो डायमीटर है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका जो डायमीटर है वह डी से घट के कितना हो गया, माइनस डेल्टा डी, है ना। पहले इसका ओरिजिनल डायमीटर कितना था, डी था, पर जैसे ही हम फोर्स लगाए तो उसके कारण इसका जो लैटरल डायमेंशन है उसमें चेंजिंग आया। कितना आया, डी माइनस डेल्टा डी आया। क्लियर हो रहा है मेरा बात? अगर उसी तरह हम इस केस के बारे में
चर्चा करें जिसमें कॉम्प्रेसिव लगा रहे हैं, तो इसका जो लेंथ है वो घट के हो जाएगा L माइनस डेल्टा L, और इसका जो डायमीटर है ये बढ़ के हो जाएगा D प्लस डेल्टा D। इसका मतलब है कि जब कभी भी आप प्रिज्मेटिक बार पर कोई डायरेक्ट लोड लगाते हैं, एक्सियल लोड लगाते हैं, तो उसी समय उसके लेंथ में चेंजिंग आता है। अब वो चेंजिंग प्लस माइनस भी हो सकता है, और लैटरल डायरेक्शन में भी चेंजिंग आता है, वो भी प्लस माइनस हो सकता है। तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग लीनियर स्ट्रेन निकालते हैं। लीनियर स्ट्रेन कहने का मतलब होता है ऐसा स्ट्रेन जो फोर्स के डायरेक्शन में डेवलप होता हो, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका लीनियर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। ध्यान देंगे यहां पर आपका एक लीनियर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। कितना हो रहा है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग का लीनियर स्ट्रेन, तो हम कह सकते हैं लीनियर स्ट्रेन इस फिगर के अनुसार प्लस डेल्टा एल बटे एल। आप इसको डेल्टा एल बाई एल ऐसे भी लिख सकते हैं। चेंजिंग को इस तरह से दिखाया जाता है। और लैटरल कितना हो जाएगा, तो लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी। तो क्लियर एक चीज हो गया कि जब हम लोग कोई एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण किसी बॉडी में लैटरल और लीनियर डायमेंशन दोनों चेंज होगा। ठीक है, अगर ये 3D व्यू से आप देखते हैं, अगर ये सर्कुलर सेक्शन का रहता, सॉरी रेक्टेंगुलर सेक्शन का रहता है, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर इस तरह का है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। आप मेरा बात को अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको गारंटी देता हूं कि पॉइसन्स रेशियो में इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, बस अच्छे से इस बात को सुनिए और समझिएगा, और जो भी बात आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको फटाक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखिए लेंथ में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। पर उसी समय, एक मिनट रुकेंगे, ठीक है, लेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखिए लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, पर उसके ब्रेथ में डिक्रीज हो रहा है, और थिकनेस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे और टेंसाइल फोर्स लगेगा तो लेंथ बढ़ेगा पर ब्रेथ और थिकनेस घटेगा। पर अगर कॉम्प्रेसिव फोर्स लेंगे तो लेंथ घटेगा और ब्रेथ और थिकनेस बढ़ेगा। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पॉइसन्स साहब किए क्या, तो पॉइसन साहब क्या किए थे, वो एक्सियल लोड लगा के, डायरेक्ट लोड लगा के किसी इलास्टिक मेंबर में पता किए थे कि लीनियर और लैटरल के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसके स्ट्रेन में, उसके चेंजिंग में किस तरह का रिलेशन बनता है, या हम कह सकते हैं कि लीनियर के रिस्पेक्ट में लैटरल का कितना चेंजिंग आता है। तो कहता क्या है, डिफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन, ध्यान देंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। हमेशा याद रखेंगे लैटरल ऊपर रहेगा, लीनियर नीचे रहेगा, जरा भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और ये हमेशा याद रखेंगे कि जिधर हम लोड लगाते हैं उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हमेशा ज़्यादा होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चेंजिंग होगा कम होगा। तो लैटरल ऑलमोस्ट हमेशा कम रहेगा और लीनियर उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा। तो क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन लैटरल डायमेंशन। जरा भी कंफ्यूज, क्योंकि बच्चा लीनियर ऊपर बोल देता है और फिर लैटरल नीचे, एकदम याद रखना है। लैटरल स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन विच इज डेवलप इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन का दूसरा नाम है सेकेंडरी स्ट्रेन, नोट कर लेंगे। और इसका तीसरा नाम है, लैटरल स्ट्रेन का तीसरा जो नाम है वह ट्रांसवर्स स्ट्रेन है। याद रहेगा, सेकेंडरी स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि पॉइसन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन, इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, इसी का तीसरा नाम क्या है, सेकेंडरी स्ट्रेन, टू द लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन का बहुत सारा नाम है, लीनियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं पॉइसन्स रेशियो माइनस लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। एक चीज हमेशा नोटिस करेंगे कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये माइनस को नहीं दिखाएंगे,
माइनस यहां शो करता है कि एक अगर लीनियर पॉजिटिव होगा तो लैटरल नेगेटिव होगा, या अगर लैटरल पॉजिटिव होगा तो लीनियर नेगेटिव होगा, इसलिए यह माइनस लिखते हैं। पर न्यूमेरिकल्स बनाने के समय माइनस का यूज नहीं करेंगे। और याद रखना है कि पॉइसंस रेशियो को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं तो छोटा m से, तो 1/m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। पॉइसन साहब क्या कहते हैं, वो पॉइसंस रेशियो को बोले कि नहीं, सारा आदमी जो है म्यू या 1/m को ही पॉइसंस रेशियो बोलेगा। क्लियर है यहां तक? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, डिफिनीशन तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि लैटरल बाइलिनियर इज कॉल्ड पॉइसंस रेशियो। और याद रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, इस बात को भी आप नोट करेंगे, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं रहता, ये नंबर रहता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इन जनरल केस में फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, अगर हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस में पॉइसंस रेशियो का यूज करते हैं तो फॉर इंजीनियरिंग पर्पस पॉइसंस रेशियो वैरी फ्रॉम, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रेंज यही है और हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसी रेंज तक पढ़ाई करेंगे कि फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग जहां तक यूज करते हैं वो कितना वैल्यू है, 0 से लेके 0.5। किसका वैल्यू है, तो ये म्यू का वैल्यू है, म्यू का, इससे ज्यादा नहीं होता है, 0 से लेके 0.5, मैक्सिमम वैल्यू कितना 0.5 याद रखना है, मैक्सिमम याद रखना है, लोअर वैल्यू याद रखना है। ठीक है, फिर कह रहा है बट एक्चुअल रेंज इज -1 से लेके कितना दूर तक, 0.5 तक। ठीक है, माइनस रेयरर है, कहीं कहीं एक्सेप्शन है, उसमें हम लोग कहते हैं एंटी रबर कोई मटेरियल होता है या ऑक्सीटिक मटेरियल होता है, इसका जो पॉइसंस रेशियो होता है वो -1 होता है। अदरवाइज हम लोग जितने भी मटेरियल का यूज करते हैं उसका जो पॉइसंस रेशियो रहता है वह 0 से लेके 0.5 रहता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको लिख दिया हूं जिसको आपको एकदम रट जाना है। मतलब आप जब तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब से लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये डेटा कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि पॉइसंस रेशियो में इतने से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला आप एक चार्ट बना लेंगे जिसमें मटेरियल रहेगा, और दूसरा क्या है, पॉइसंस रेशियो दे देंगे जिसको हम लोग म्यू कह रहे हैं, नहीं तो 1/m कहेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला अगर हम लोग ग्लास के बारे में पढ़ाई करेंगे मटेरियल में, तो ग्लास का जो पॉइसंस रेशियो का जो रेंज होता है वह 0.05 से लेके 0.1 तक होता है। एकदम यही डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा कि ग्लास मटेरियल का पॉइसंस रेशियो कहां से कहां तक रहता है, तो अच्छे से आप पूरे रेंज को या डेटा को रट जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो ये बनता है कि पॉइसंस रेशियो किसको कहते हैं, दूसरा ये डेटा सारा। ठीक है, और जो जो टर्म आपको दिख रहा है, फिर तीसरा चौथा आपको यहां पर बताए थे कि अगर एक टेंसाइल होगा, मतलब एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में रहता है। तो ग्लास का आपको याद करना है 0.05 से लेके 0.1 तक रहेगा। ठीक है, अगर कॉन्क्रीट का बात करें तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि जब हम लोग बालू को, सीमेंट को, पानी को या जो भी बाइंडर मटेरियल है ये सबको जब मिला देते हैं और गिट्टी को मिला देते हैं तो जो आपका मिक्सचर बनता है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट कह रहे हैं। तो कॉन्क्रीट कितना हो गया, 0.1 से लेके 0.2 तक होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट अल्युमिनियम का, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि अल्युमिनियम का पॉइसंस रेशियो कितना होता है, तो 0.33 हम लोग मानते हैं। क्लियर है? अगर हम कास्ट आयरन के बारे में बात करें तो कास्ट आयरन का जो पॉइसंस रेशियो हम लोग लेते हैं वो 0.27 रहते हैं, पर अगर रेंज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 0.23 से लेके 0.27 तक होता है। किसी किसी बुक में 0.21 भी लिया जाता है, तो एक स्टैंडर्ड रहता है, इसी के आसपास आपको रेंज रहेगा। तो कास्ट आयरन का याद रखें 0.7 और रेंज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टील में बहुत सारा स्टील हो रहा है, तो स्टील का जो वैल्यूज है वो 0.288 लेते हैं, नहीं तो हम लोग रेंज याद रखते हैं 0.25 से लेके 0.33 तक। ठीक है, अगर हम रबर, वैक्स, क्ले या पैराफिन्स के बारे में बात करें, याद रखना है रबर ही सब ऐसा मटेरियल है जिसका पॉइसंस रेशियो सबसे हाईएस्ट होता है, नहीं तो क्ले है, वैक्स है, मोम जिसको मोम कहते हैं,
क्ले का मतलब मिट्टी हो गया। तो रबर, वैक्स, क्ले, पैराफिन्स, ये सब का सबसे ज्यादा पॉइसंस रेशियो होता है कितना? 0.5 होता है सबसे हाईएस्ट, क्योंकि इसका देखिए वैल्यू ही करता है 0 से लेके 0.5 तक होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितना हो गया? 0.5 हो गया। अगर हम ब्रास या ब्रॉन्ज के बारे में चर्चा करें, ठीक है, जिसको हम लोग तांबा, कांसा ये सब कहते हैं, तो अगर हम लोग ब्रास ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो ब्रास का जो पॉइसंस रेशियो 0.34 है और जो ब्रॉन्ज का है वह 0.35 है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कॉर्क का बात करेंगे तो कॉर्क ही एक ऐसा मटेरियल है जिसका पॉइसंस रेशियो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। और नेगेटिव में आपको यहां एक्सेप्शन बता ही चुका हूं। और नोट करके एक चीज याद आप रखेंगे, यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट कर दिया हूं कि अगर किसी मेटल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो मेटल में अगर रेंज आपसे पूछे तो आप वहां पर 0.21 से लेके 0.43 तक आप रेंज डाल सकते हैं। पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर मेटल है और कैसा मेटल है तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल है। आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहने का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट का मान क्या हो? सेम हो। इसको हम लोग डिटेल में अलग लेक्चर में आपको बताएंगे। बस अभी ये याद रखना है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट का मान क्या होता है? सेम होता है। उसको हम लोग आइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। तो मेटल ऑलमोस्ट आइसोट्रॉपिक होता है। तो अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, मेटल है, तो उसका जो वैल्यूज होता है पॉइसंस रेशियो का वह 1/4। जैसे 1/4 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25 और जब 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33। तो ये मेटल का लगभग कुछ रेंज है 0.25 से लेके 0.33 तक। ठीक है। यहां 1/4 का मतलब हो गया 1/m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m कितना हो गया? तो m का वैल्यू 3 से 4 होगा। याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द मेटल ये रेंज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1/4 से लेके 1/3 तक। इसका मतलब 0.25 से लेके 0.33। मैक्सिमम अगर आप जाएंगे तो 0.43 तक जाएगा। पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहता है इसी के अंदर रहता है। और वहां से अगर आपसे पूछे कि m कितना होगा तो बोलेंगे 3 to 4 होगा। क्लियर है? तो आई होप आपको पूरा पॉइसंस रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप इसको अच्छे से पूरे नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेंगे। कोई भी पॉइंट को आप नहीं छोड़ेंगे, विथ फिगर के साथ। फिगर जरूर बना लेंगे। उस फिगर में लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन दोनों को दिखाएंगे और फिर फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे। तो ये पूरा कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे चीज को आप बार बार रिवीजन, क्योंकि देखिए ये चीज आप बहुत जल्दी भूल जाइएगा। अभी आप पढ़ रहे तो आपको लग रहा है कि ये याद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, आप भूल जाएंगे। ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, अभी का जो ट्रेंड है एग्जाम का, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछता है वो डेटा बेस्ड पूछता है, क्योंकि बच्चा इसको इग्नोर करके चलता है और क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ जाता है। तो आई होप आप इसको पूरे अच्छे से समझ चुके होंगे और अच्छे से याद भी रखेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा कि डिफॉर्मेशन क्या होता है और हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।